आज तक दुनिया का कोई भी देश अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह तक कुछ भी नहीं भेज पाया था, लेकिन भारत ने अपने पहले प्रयास में सारी स्थितियों का परफेक्ट आकलन, सस्ती कीमत और पीएसएलवी जिसकी लिमिट भी नहीं थी यहां तक जाने की, उससे हमने ये मिशन कंप्लीट कर दिया। आप आजकल एलोन मस्क के बारे में सुनते हैं कि वो तो इस ग्रह पर एक कॉलोनी भी बसाना चाहते हैं इंसानों की। इस समुद्र में किसी भी प्रकार की हलचल जो कि जीवन के विपरीत हो सकती है, नुकसान दे सकती है, समय से पहले उसकी गंभीरता का आकलन और उन्हें एक सर्वेलेंस देना कि भाई आपको जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ देना चाहिए। आप जानते हैं भारत विश्व का पहला देश है जिसने चंद्रमा के दूरस्थ बिंदु यानी साउथ पोल, जो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, वहां पर लैंड किया है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस की इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि अपनी इस प्रज्ञान सीरीज में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं और हमने अपने पिछले वीडियो में बात की हुई थी स्पेस टेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे इसी स्पेस टेक्नोलॉजी के सेकेंड पार्ट, जिसमें कुछ करंट अफेयर्स, कुछ एडवांस लेवल की बातें और इसरो के द्वारा किए जाने वाले कुछ प्रमुख मिशंस पर बात करेंगे। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू पर इसे आप करंट अफेयर्स या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे नवीनतम भाग भी मान सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, साथ में नाविक और जीपीएस की तुलना, परमाणु घड़ियां जो आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई हैं, सिग्नल बैंड यानी हमें किस प्रकार से सिग्नल सर्विसेज मिलती हैं, आदित्य L1 के बारे में, चंद्रयान 3, मंगलयान, निसार, इसरो और नासा का बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन और नासा के कुछ प्रमुख मिशन, क्योंकि यूपीएससी नासा के भी कुछ प्रमुख और रिसेंट के मिशन पर भी ध्यान रखता है और हमें प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो इन सभी विषयों पर हम लोग बात करेंगे। तो आज का टॉपिक स्पेस टेक के एडवांस लेवल पर करंट अफेयर्स के साथ ऐड किया गया है। तो चलिए आज देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि उपग्रह नेविगेशन प्रणाली क्या है। तो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली उपग्रहों एवं परमाणु घड़ियों एटॉमिक क्लॉक का उपयोग करके स्थिति और दिशा यानी कि नेविगेशन और समय की सर्विसेज को प्रदान करता है। रिसीवर उपग्रहों से प्राप्त संकेतों को यानी सिग्नल को यात्रा के समय को मापकर अपनी स्थिति निर्धारित करता है। जैसे हम गूगल मैप चलाते हैं, गूगल मैप में हम जहां से अपनी जर्नी को प्रारंभ करते हैं और जहां पर अंत करते हैं, उसके बीच के रास्ते को कितना समय लगने वाला है, इन सभी चीज़ों का जो आकलन है, स्थिति का, गति का, दूरी का और समय का, यह आकलन नौवहन प्रणाली यानी कि नेविगेशन सिस्टम के थ्रू किया जाता है। आज के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें हमारे सामने सबसे पहले आता है नाविक। आप जानते हैं नाविक को बनाने का आधार, नाविक भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है, नौवहन प्रणाली है। वैसे तो ये हमारा IRNSS के नाम से बुलाया जाता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ IRNSS, जिसका मतलब है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये रीजनल है यानी केवल भारत के लिए दिया गया है, यानी भारत और भारत के आसपास के क्षेत्र को कवर करने के लिए, इसीलिए हम इसको रीजनल कहते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको नौवहन प्रणाली के तहत नाविकों को दान करते हुए, या ये कहिए कि उनके नाम पे अनाउंसमेंट करते हुए, इन्होंने इसे नाविक नाम दिया। क्योंकि हमारे जो मछुआरे भाई हैं वो जब समुद्र पर कार्य कर रहे होते हैं तो उन्हें दिशा और स्थिति को समझने में बड़ी कठिनाई होती है, तो नाविक उन्हीं के नाम पर डेडिकेटेड किया गया है। नाविक को बनाने का आधार आप जानते हैं कि कारगिल वॉर के समय पर जब भारत के बहुत सारे जवान अपना जीवन खो रहे थे, तो उस समय पर भारत ने अमेरिका से जीपीएस के सिग्नल की मदद मांगी थी। जीपीएस का सिग्नल अगर भारत को मिल जाता तो हम प्रिसाइजली, बहुत ही शार्पली यानी कि बिल्कुल सटीकता के साथ दुश्मनों पर हमला कर सकते थे, एयर स्ट्राइक कर सकते थे और हमारे जो जवानों की जान गई उसे हम बचा सकते थे और युद्ध को बहुत जल्दी जीता जा सकता था। लेकिन अमेरिका उस समय शायद कह सकते हैं हम कि पाकिस्तान की ओर थोड़ा ज़्यादा झुकाव रखता था और यही वजह है कि उन्होंने हमें अपने जीपीएस के सिग्नल देने से मना कर दिया। उस दिन भारत ने नींव रखी कि एक दिन आएगा जब भारत अपना खुद की नौवहन प्रणाली को भी तैयार करेगा और यही वजह है कि आज हमारे पास नाविक है। नाविक में हमने टोटल 7 सैटेलाइट को रखा हुआ है, यानी कि ये हमारा नाविक है। हमने टोटल 7 सैटेलाइट को इसमें रखा हुआ है। 7 सैटेलाइट में 3 सैटेलाइट जो रखे गए हैं ये हमारे जियो स्टेशनरी में हैं। आप जानते हैं भूस्थैतिक कक्षा का पिछले वीडियो में हमने बात किया था।
दूसरा हमारा है जियो सिंक्रोनस, तो 4 हमने रखे हैं सिंक्रोनस में, यानी कि सभी 7 सैटेलाइट 7 सैटेलाइट की जो दूरी है वो 36,000 किलोमीटर है। 3 है हमारे भूस्थैतिक में और 3 है हमारे जियो सिंक्रोनस में, यानी कि तुल्यकालिक कक्षा में। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो भारत के ऊपर निरंतर दृश्यता यानी कॉन्टिन्यूअस विजिबिलिटी देखने को मिलती है हमें, क्योंकि ये भारत के ऊपर ही फोकस रहते हैं इन दोनों पोजीशंस के कारण। तो ये हमारा अपना नाविक सिस्टम है। अगर हम सिस्टम के अगले भाग की बात करें, तुलना के तौर पर देखा जाए जीपीएस, तो जीपीएस में टोटल 24 सैटेलाइट हैं जो कार्य करते हैं। बैकअप के सैटेलाइट को मिलाते हुए 30, यानी 6-7 सैटेलाइट वो बैकअप में भी रखे हुए हैं। हमारे नाविक में भी 7 सैटेलाइट वर्किंग होते हैं, 2 सैटेलाइट हमारे बैकअप में हैं, यानी टोटल 9 हैं। लेकिन चूंकि 7 कार्य करते हैं तो हम 7 की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जीपीएस जो है ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, अमेरिका की प्रॉपर्टी है। उपग्रह लगातार गतिशील रहते हैं, पूरी पृथ्वी के चारों ओर ये लगातार घूमते रहते हैं। इसमें जो है आपने 24 सैटेलाइट को रखा हुआ है, सभी के सभी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में यानी कि मध्यम पृथ्वी कक्षा में है। 6 ऑर्बिटल प्लेन है, यानी कि 6 रास्ते हैं जिन पर ये मूव करते हैं। 4 सैटेलाइट हमेशा किसी एक स्थान के ऊपर से गुजर रहे होते हैं और इसीलिए ये आपको ग्लोबल कवरेज देता है। एक रिसीवर के सामान्यतः 4 से 8 उपग्रह के संकेत प्राप्त करता है, यानी किसी भी स्थिति में जीपीएस के 24 सैटेलाइट में से 4 सैटेलाइट हर एक स्थान के ऊपर से गुजर रहे होते हैं और इसीलिए संपूर्ण विश्व में इसके सिग्नल प्राप्त होते हैं। अगर हम देखें कि परमाणु घड़ियां जो होती हैं इनकी खासियत क्या है, तो आजकल ये बड़ी चर्चा का विषय है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा कि भारत ने अपने नाविक को बनाने के लिए जिन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है उसके 2 चरण हैं। एक पहली पीढ़ी के जो आज से 10 साल से भी ज़्यादा अधिक समय के हो चुके हैं, पुरानी तकनीक के हैं, और एक नई पीढ़ी के जिन्हें अब हम भेज रहे हैं। अभी तक हमने नई पीढ़ी के तहत केवल 2 सैटेलाइट भेजे हैं, लेकिन ये जो पुराने सैटेलाइट्स हैं उनमें लगी हुई परमाणु घड़ी धीरे धीरे बंद होने लगी है। आपने पिछले कुछ दिनों में इसी साल जनवरी और फरवरी के समय पर न्यूज़ सुना होगा कि लगातार हम झेल रहे हैं परमाणु घड़ियों के अचानक बंद होने से सैटेलाइट के असक्रिय हो जाने का। और यही वजह है कि आज के समय में अगर हम देखें तो हमारे पास 7 सैटेलाइट होने चाहिए नाविक में। कम से कम 7 में 4 तो चलने ही चाहिए, यानी 7 में से 4 सैटेलाइट कम से कम चाहिए भारत को कवरेज देने के लिए। लेकिन एक के बाद एक परमाणु घड़ियों में फेल होने के कारण आज की स्थिति ये है कि फिलहाल केवल 3 सैटेलाइट ही कार्यरत हैं। इसरो जल्दी से जल्दी नए सैटेलाइट लॉन्च करने के प्रयास में है ताकि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बेहतर कर सकें। यही वजह है कि परमाणु घड़ियां फिर से चर्चा का विषय बन गई हैं। तो परमाणु घड़ियां क्या हैं? परमाणु घड़ियां हमारे नेविगेशन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती हैं, जिनका काम होता है सटीक समय का मापन करना। समय में केवल 1 नैनो सेकंड की गड़बड़ी अगर होती है तो ये 30 सेंटीमीटर तक का अंतर पैदा कर सकती है स्थिति को बताने में। 1 नैनो सेकंड कितना कम, और उस पर भी 30 सेंटीमीटर का गैप आ जाएगा अगर इतना भी गड़बड़ी होती है। इसीलिए एटॉमिक क्लॉक को बहुत सटीकता से काम करना अति आवश्यक है। कुछ इस प्रकार की हमारी एटॉमिक क्लॉक्स दिखाई देती हैं जो कि सीजियम की बनी हुई है। ये आपकी सीजियम एटॉमिक क्लॉक है। अगर हम देखें कि उपग्रह में, तो प्रत्येक उपग्रह में परमाणु घड़ियां लगी होती हैं। नाविक में जो घड़ियां लगी हुई हैं वो रूबिडियम की हैं। जैसे जीपीएस में जो लगी हैं वो सीजियम की हैं, लेकिन हमने जो बनाई हैं वो रूबिडियम की हैं। जीपीएस में रूबिडियम एवं सीजियम दोनों घड़ियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन रूबिडियम हमारे नाविक का प्रमुख भाग है। तो यहाँ पर लगी होती है हमारी अपनी एटॉमिक क्लॉक, जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम कार्य प्रणाली की बात करें तो उपग्रह सटीक समय पर कार्य करते हैं, यानी कि सटीकता के साथ आपको समय और स्थिति का बताते हैं। तो कार्य प्रणाली है कि टाइम टैप्स के साथ काम करते हैं। रिसीवर जो होता है वो दूरी की गणना करता है, और बड़ा सिंपल सा रूल है हमारा कैसे गणना करता है। तो दूरी बराबर समय गुणे प्रकाश का वेग, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश ही सारी दूरी को मापने की इकाई होती है। अनेक उपग्रहों से प्राप्त संकेतों की सहायता से हम लोग ट्रैक्टरी से यानी कि ट्राइलेशन से स्थिति का निर्धारण करते हैं। और ये ट्राइलेस्ट्रेशन एक ऐसी पद्धति है जिसमें 3 उपग्रह एक साथ आपको संकेत प्राप्त करा रहे होंगे। अगली स्थिति में देखें तो एक महत्वपूर्ण खंड आजकल ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर हम किस प्रकार के सिग्नल बैंड, जैसे कि हम वार्तालाप करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए ट्रांसमीटर्स का उपयोग करते हैं, ट्रांसपॉन्डर्स का उपयोग करते हैं, तो आखिर उसमें कौन से बैंड हैं। यहाँ की खास बात यह है कि नाविक जो है
वो एस बैंड और एल बैंड का यूज करता है। आप देख पा रहे हैं L5 बैंड अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए और S5 बैंड अपनी फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग है। फिलहाल हमारा जो नाविक है वो L5 बैंड और S बैंड का उपयोग करता है। नाविक में S बैंड का उपयोग होता है जबकि जीपीएस इसका उपयोग नहीं करता है। ये नाविक की एक खास बात है। जीपीएस ने एस बैंड का उपयोग नहीं किया है लेकिन हमने किया है, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी L5 बैंड की तुलना में थोड़ी ज्यादा है। तो नाविक बेहतर सटीकता के साथ हमें रिजल्ट देता है। अगले पॉइंट पर बात करें कि इस पर कौन कौन से भाग हैं। L1 बैंड है जीपीएस में, L2 बैंड है और L5 बैंड है क्योंकि ये एस का उपयोग नहीं करते। आपका जो L1 बैंड है वो नागरिक उपयोग के लिए होता है, यानी कि सिविलियन, आम इंसान, जैसे कि हम यूज करते हैं गूगल मैप। तो L1 बैंड के सिग्नल। L2 बैंड जो है ये इनक्रिप्टेड होता है और नागरिक उपयोग, यानी कुछ विशेष नागरिकों के लिए। इनक्रिप्टेड का मतलब है कोड से रिजर्व्ड होता है, ज्यादा बेहतर सिग्नल देगा। और अगर हम बात करें अगले के बारे में, L5 बैंड के बारे में, तो ये जीवन रक्षा एवं सुरक्षा अनुप्रयोग, यानी कि ये स्पेशली डिफेंस के लिए काम करता है। तो अमेरिका का रक्षा विभाग इसका उपयोग करता है। सेफ्टी ऑफ द लाइफ इसका मेन एप्लीकेशन है जो कि मुख्य भाग के तौर पर L5 बैंड उपयोग करता है। इसी प्रकार से अगर हम नाविक और जीपीएस के टाइप ऑफ सर्विस की तुलना करें तो नाविक दो तरीके से काम करता है। एक को कहते हैं हम लोग एसपीएस यानी स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, और दूसरा है आरएस रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। सीधी सी बात है, ये जो स्टैंडर्ड सर्विस होती है ये आम नागरिकों के लिए है, यानी नाविक के सिग्नल जो हमें प्राप्त होंगे, आम इंसानों को प्राप्त होंगे उपयोगिता के लिए। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्टेड है ये सैन्य उपयोग यानी कि डिफेंस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो ज्यादा सटीक और बेहतर होता है। तो दो भागों में कार्य कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जीपीएस के भी दो भाग हैं। जो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग पार्ट होगा, एसपीएस होगा, ये आपका भाग रहेगा नागरिकों के लिए, और ये वाला भाग रहेगा डिफेंस के लिए, तो हम कहेंगे ये डिफेंस के लिए है। और ये वाला जो भाग रहेगा वो सिविलियन यूज के लिए रहेगा। ठीक है, तो जीपीएस और नाविक के सिग्नल में ये तुलना है। अगले पर आते हैं, नाविक का भारत के उद्देश्य से महत्व क्या है। तो हमने नाविक को आधार क्या बनाया इसको बनाने का, कि जब युद्ध हुआ था तब हमारे लिए सिग्नल की कमी महसूस हुई। यानी हम नाविक को बना करके आम नागरिकों के दैनिक जीवन में उपयोग की चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी रक्षा को यानी अपने डिफेंस को मजबूती देना भी हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और यही वजह है कि विदेशी नेविगेशन प्रणाली पर निर्भरता को कम करना है और युद्ध और आपातकालीन स्थिति के लिए खुद को बेहतर तैयार करना है, ताकि हम किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। आज हम जो भी गूगल मैप या जो भी सर्विसेज जीपीएस की लेते हैं उसके लिए हम अमेरिका पर निर्भर हैं। अगर वो सर्विसेज देना बंद कर दे या गलती करे तो फिर उसका खामियाजा हमें भुगतना होता है। बेहतर है कि हम इसको अपने लेवल पर लेकर आएं, तो नाविक बहुत जल्दी आने वाले 1-2 सालों में ही हमें अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अगर नाविक के उपग्रहों में परमाणु घड़ियों में खराबी नहीं हुई होती तो शायद अब तक हम इसका उपयोग शुरू कर चुके होते। आगे बात करते हैं, मुख्य अनुप्रयोगों की बात करें, भारत किस किस क्षेत्र में इसके उपयोग देख रहा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आपदा प्रबंधन में जब भी कभी आपदाएं आती हैं तो सबसे पहली दिक्कत यही है कि हम उस क्षेत्र का अवलोकन नहीं कर पाते कि किस प्रकार से गंभीरता है, किस प्रकार से नुकसान है, कहाँ लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनमें बचाव और राहत कार्य की आवश्यकता है। लेकिन सैटेलाइट के सिग्नल आपको जोड़कर भी रखेंगे, कनेक्टिविटी भी बनाकर रखेंगे और हमें देखने में समझने में बेहतर मदद करेंगे। मत्स्य पालन और परिवहन, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे मछुआरे भाइयों के लिए ही इसको प्रधानमंत्री जी ने डेडिकेट करते हुए नाम दिया था नाविक का, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि समुद्र में किसी भी प्रकार की हलचल जो कि जीवन के विपरीत हो सकती है, नुकसान दे सकती है, समय से पहले उसकी गंभीरता का आकलन और उन्हें एक सर्वेलेंस देना कि भाई आपको जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे ही मोबाइल नेविगेशन, अभी हमारा मोबाइल फोन कार्य कर रहा है जीपीएस पे, लेकिन नाविक लागू होने के बाद हम चाहते हैं कि यह कार्य करे नाविक के आधार पर। सटीक कृषि एग्रीकल्चर, ये भी हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। हम एग्रीकल्चर पर भी बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं नेविगेशन प्रणाली से, क्योंकि इन उपग्रहों के द्वारा मिलने वाले सिग्नल से हम अपने एग्रीकल्चर में आवश्यकताओं का आकलन भी कर सकते हैं। दूर संचार और विद्युत ग्रिड के लिए समय समन्वय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी ऑलरेडी इस प्रकार के ऑप्शंस दे करके क्वेश्चन पूछ चुका है
कि बताइए इनमें से कौन सा जीपीएस या नाविक के प्रमुख उपयोगों में शामिल है। और कई बार ऐसे ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जिनमें हम नहीं समझ पाते कि क्या है। और कई बच्चों ने गलती की थी इस वाले ऑप्शन में। उन्होंने कहा कि दूर संचार और विद्युत ग्रिड के लिए शायद हम इसका उपयोग नहीं करते, लेकिन वास्तविकता में हम करते हैं। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर हम तुलना करें नाविक और जीपीएस की, तो सबसे पहले भारत का है नाविक, अमेरिका का है जीपीएस। यहाँ पे टोटल 7 सैटेलाइट हैं, यहाँ पर टोटल 24 सैटेलाइट हैं। यहाँ की परमाणु घड़ियों की बात करें, परमाणु घड़ियाँ रुबिडियम की हैं, यहाँ रुबिडियम और सीजियम दोनों की हैं। हम एस बैंड और L5 बैंड का उपयोग करते हैं, जबकि L1, L2 और L5 बैंड का उपयोग करते हैं। भारत और भारत के आसपास के 1500 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो कवर किया जाता है नाविक के द्वारा, लेकिन जीपीएस जो है वो वैश्विक है, ग्लोबल है। भारत पर निरंतर दृश्यता ये नाविक की खासियत है, विश्वव्यापी कवरेज जो है ये जीपीएस की खासियत है। रुबिडियम और रुबिडियम प्लस सीजियम दोबारा वर्ड रिपीट हो रहा है, लेकिन सेम बात है कि परमाणु घड़ियां लगाई गई हैं। अगले पर अब हम बात करेंगे कि भारत के प्रमुख मिशंस में क्या क्या आता है। तो आपके सामने सबसे पहला और बहुत ही शानदार मिशन, अमेरिका के बाद भारत विश्व का दूसरा देश बना जिसने सूर्य की सतह के अध्ययन, सूर्य से निकलने वाले ऊर्जा की लपटें, सूर्य के प्रभाव यानी उसके द्वारा निकलने वाली सोलर फ्लायर के हमारी पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव, इन सभी के अध्ययन के लिए एक डेडिकेटेड सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और इस सैटेलाइट को हम कहते हैं आदित्य L1। आप जानते हैं कि अगर ये हमारा सन है, यानी यहाँ पर हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के पास मून भी होगा, यानी मून यहाँ पर चक्कर काट रहा है और अर्थ हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लैंग्रांजे, और लैंग्रांजे नाम के वैज्ञानिक ने सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक बिंदु का चुनाव किया है जिसका नाम है L1। ऐसे ही पृथ्वी के पीछे और चंद्रमा के पीछे एक बिंदु का चुनाव किया है जिसका नाम है L2। ऐसे ही यहाँ पर एक बिंदु का चुनाव किया गया है L3, यहाँ पर एक बिंदु का चुनाव किया गया है जिसका नाम है L5, और यहाँ पर बिंदु का चुनाव किया गया है जो है L4। लैंग्रांजे नाम के व्यक्ति ने सूर्य के चारों ओर कुछ ऐसे बिंदुओं का चुनाव किया जिन्हें वो पार्किंग स्पॉट के नाम से बुलाते हैं। ऐसा इसलिए कि यदि तुम कोई चीज इन बिंदुओं पर छोड़ कर आओगे तो वो किसी और ग्रह के द्वारा आकर्षित नहीं होगी, वो उसी जगह पर हमेशा पार्क रहेगी। और यही वजह है सूर्य की स्टडी करने के लिए हमने जिस उपग्रह को भेजा है वो L1 बिंदु पर भेजा है, और इसीलिए इसका नाम है आदित्य L1। ये बिंदु पृथ्वी की सतह से 15 लाख किलोमीटर दूर है। पृथ्वी की सतह से 15 लाख किलोमीटर दूर है सूर्य की ओर। यह आपका आदित्य L1 एक पार्ट है जिसके द्वारा हम सूर्य का अध्ययन करेंगे। हमने इसका प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को किया। PSLV C57 के साथ हमने इसे भेजा था। यह भारत का पहला सौर वेधशाला यानी कि सोलर ऑब्जर्वेटरी है, विश्व की दूसरी। इसके पहले अमेरिका ने बनाया था जिसका नाम था हबल टेलीस्कोप, और हबल टेलीस्कोप के बाद भारत ने ही इसे भेजा है। इसे सूर्य, पृथ्वी, L1 लैग्रैंज बिंदु के चारों ओर स्थापित किया गया है जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन। क्या उद्देश्य है आखिर इसका, ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है डायग्राम में। L1 पॉइंट कौन सा है, ये सूर्य है, ये बिंदु है L1, और ये हमारी पृथ्वी और चंद्रमा। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में 15 लाख किलोमीटर दूर जो बिंदु है उसी को हम कहते हैं L1 पॉइंट। इसके द्वारा हम सूर्य के कोरोना यानी ऊर्जा की लपटें, फोटोस्फेयर प्रकाशिक भाग और क्रोमोस्फेयर का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम सोलर फ्लेयर यानी ज्वालाओं का और तथा कोरोना मास इंजेक्शन का अध्ययन करेंगे। अंतरिक्ष के मौसम यानी स्पेस के वेदर की समझ को विकसित करना भारत का पहला सूर्य अध्ययन मिशन है। संचार, जीपीएस तथा उपग्रहों पर सौर गतिविधियों के प्रभावों का अध्ययन करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो यह भारत का बड़ा ही बेहतरीन मिशन है, L1 मिशन, आदित्य L1। अब आते हैं हम भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि पर, जो आज तक की दुनिया की सबसे बेहतरीन उपलब्धि बनी है। आप जानते हैं भारत विश्व का पहला देश है जिसने चंद्रमा के दूरस्थ बिंदु यानी साउथ पोल, जो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, वहां पर लैंड किया है। अभी तक ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना, तो ये इतिहास है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को हमने इसे भेजा और 23 अगस्त को इसने सफल लैंडिंग की, जिसमें हमने लैंडर विक्रम, विक्रम साराभाई के नाम पर है,
और रोवर प्रज्ञान को भेजा हुआ था। इस रोवर ने प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर चले भी हैं और आपने वीडियोस भी देखे होंगे इसके। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बना, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने वाला विश्व का पहला देश बना। यूपीएससी कई बार इस तरीके के ऑप्शंस ऑलरेडी दे चुका है जिसमें वो ये बात भी पूछता है कि कौन सा मिशन करने पर भारत की स्थिति क्या है। यानी यूपीएससी ने यह सवाल पूछा हुआ है और इस तरह के लैंग्वेज में कई बार ऐसा आता है कि भारत चौथा देश है इस मिशन का, और कई बार बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हमारे लिए कौन सी स्थिति है। तो आपको क्लियर याद रखना है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बना, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। तो मल्टीपल ऑप्शंस की लैंग्वेज में इस तरीके की बातें लिखी जाती हैं और कई बार इसमें हल्की सी गलती भी हमारे क्वेश्चन को गलत कर देती है। तो ये आपका चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग हुई है, ये आपका विक्रम लैंडर है और ये आपका प्रज्ञान रोवर है। आप जानते हैं ये लैंडिंग साइट हमारी साउथ पोल का रीजन रहा है। चलिए अगले पर बात करते हैं। क्या उद्देश्य था हमारा चंद्रयान 3 को करने का? सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन है, रोवर संचालन की क्षमता का प्रदर्शन है और चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करना हमारा उद्देश्य था। लेकिन आपको पता है चंद्रयान 3 के द्वारा की गई कुछ खोजें दुनिया में इतिहास बना चुकी हैं। क्या है वो खोज? पहला, चंद्रमा की सतह पर सल्फर और कई सारे तत्वों की स्थिति का पता लगाना, चंद्रमा की सतह के तापमान का अध्ययन करना। और आप जानते हैं कि हमने ये महसूस किया था या अभी तक हम मानते थे ऐसा कि शायद चंद्रमा पर जो तापमान है वो 30-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंचता होगा, लेकिन इस बार हमें पता चला कि 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर महसूस किया गया है, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग भाग था। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि हमने महसूस किया है कि चंद्रमा की सतह पर तापमान 70 डिग्री तक पहुंच जाता है। चंद्र भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन, यानी चंद्रमा में भूकंप की स्थितियां कैसी हैं, हमने उसका अध्ययन किया। और दक्षिणी ध्रुव पर जल जो कि बर्फ के रूप में है उसकी संभावना पर काम किया। वैसे तो आप जानते होंगे कि जब हमने चंद्रयान 1 भेजा था तो चंद्रमा के बाहर जो हमने कैमरा भेजा था उसमें लगे हुए विशेष उपकरणों ने, जिसे आप सिंथेटिक अपर्चर रडार कहते हैं, उसने चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति के बारे में बताया था। खोज तभी हुई थी, लेकिन उसे और सटीकता और प्रमाण मिला चंद्रयान 3 के बाद, और हमें कंफर्म हो गया कि बर्फ उपलब्ध है जो कि जल का एक प्रारूप है। भविष्य के मानव मिशन के लिए यह मिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि भारत भी इस महत्वाकांक्षा को रखता है कि एक दिन भारत भी अपने वैज्ञानिकों को यानी अपने एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराएगा। तो ये उसी के लिए पहला प्रयोग बहुत ही शानदार रहा। अगला है हमारा मंगलयान, और इस मंगलयान ने तो इतिहास बनाया और इस पर सवाल यूपीएससी ने पूछा है उसी भाषा में कि भारत की स्थिति कौन सी है वैश्विक स्तर पर। तो देखिए मंगलयान, इसे हम कहते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स एक ऐसा उपग्रह है जिस पर हर कोई जाना चाहता है। आप आजकल एलोन मस्क के बारे में सुनते हैं कि वो तो इस ग्रह पर एक कॉलोनी भी बसाना चाहते हैं इंसानों की। इंडिया ने भी एक ऐसा मिशन किया जिसमें इंडिया ने मार्स ग्रह के चारों ओर कैमरा छोड़ा, और इसके कहा जाता है ऑर्बिटर मिशन। तो हमने एक ऑर्बिटर कैमरा छोड़ा हुआ है जो कि रिमोट सेंसिंग करेगा। हमने इसका प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया और यह मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को प्रवेश कर गया। आप जानते हैं कि हमने ये मिशन किसके द्वारा किया था? यह मिशन हमने पीएसएलवी से किया था, और पीएसएलवी ने अपनी सफलता के आयाम के परचम गाड़ दिए विश्व में, क्योंकि ये जो पीएसएलवी है ये मिशन इसकी क्षमताओं से अधिक था। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का यह साहसिक प्रयास था कि उन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष की अवधारणाओं, अंतरिक्ष में उपस्थित बलों और अंतरिक्ष में उपस्थित स्थितियों का परफेक्ट आकलन करते हुए कम से कम खर्च में, और सबसे बड़ी बात, पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर कैमरे को स्थापित किया। आज तक दुनिया का कोई भी देश अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह तक कुछ भी नहीं भेज पाया था, लेकिन भारत ने अपने पहले प्रयास में सारी स्थितियों का परफेक्ट आकलन, सस्ती कीमत और पीएसएलवी जिसकी लिमिट भी नहीं थी यहां तक जाने की, उससे हमने ये मिशन कंप्लीट कर दिया। इसीलिए भारत की पहचान बनाने वालों में इस मिशन का बहुत बड़ा योगदान है। पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बना और एशिया का भी पहला देश बना। एशिया का भी पहला देश, और इसी लैंग्वेज में इसी भाषा पर यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है, यानी ऑलरेडी इस पर सवाल आ चुका है। ठीक है।
तो ये हमारा मार्स मिशन रहा। 5 नवंबर को भेजा, 24 सितंबर को पहुंचा 2014 में। ऑर्बिटर मिशन था, यानी कि बाहर कैमरे को स्थापित करना था। और इस मिशन को 6 महीने और 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 6 महीने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन 10 साल से ऊपर हम इस पर काम कर चुके हैं। आते हैं अगले के ऊपर, क्या उद्देश्य था। तो मंगल ग्रह की सतह एवं वायुमंडल का अध्ययन करना, गहरे अंतरिक्ष के संचार तकनीकों का विकास, जो कि आने वाले भविष्य के कार्यक्रमों में हमारी फायदेमंद चीज साबित होगी। कम लागत में सफलता का मिशन और भारत की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अगले पर आते हैं। अगला हमारा मिशन है निसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन। आप जानते हैं कि इस निसार में जो एन शब्द लिखा गया है वो नासा है और आई शब्द इसरो है, लेकिन इस पर लगी हुई टेक्नोलॉजी आपकी सिंथेटिक अपर्चर रडार है। सिंथेटिक अपर्चर रडार एक ऐसी तकनीक है जो बिना प्रकाश के अंधेरे में और किसी भी मौसम में सटीक और साफ सुथरी इमेजेस क्लिक करने में कामयाब रहता है। तो इसका उपयोग किया गया। ये नासा और इसरो का शानदार मिशन रहा है। हमने इसे 2024 में लॉन्च किया है, यानी 2024 में हमने इसे लॉन्च किया है। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो पृथ्वी की सतह, हिमनदों, वनस्पति एवं प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करना बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय बनता है। अगले में आता है भूकंप, ज्वालामुखी और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और वैसे भी एक बात तो तय है कि अगर हम यहाँ पर सिंथेटिक अपर्चर रडार को लगा रहे हैं तो ये किसी भी स्थिति में, किसी भी मौसम में सतह की निगरानी करने में और सफलतापूर्वक फोटो क्लिक करने के लिए कामयाब रहेगा। तो भूकंप, ज्वालामुखी, जलवायु परिवर्तन, ये इसका सबसे प्रमुख भाग है। हम इकोसिस्टम में होने वाले चेंजेस को वास्तविकता में देखना चाहते हैं। और इसके बाद आता है आपदा प्रबंधन। हमेशा से ये हमारा पहला उद्देश्य रहता है कि जितना भी नुकसान होता है आपदाओं में, उसको कितना कम किया जा सके। कृषि और पर्यावरण की निगरानी और जलवायु परिवर्तन तथा अध्ययन की निगरानी, ये हमारे कुछ प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। अगले पर बात करें कि और क्या उद्देश्य साबित हो सकते हैं। तो मंगल ग्रह की सतह एवं वायुमंडल का अध्ययन, गहरे अंतरिक्ष संचार तकनीक का विकास, कम लागत में भी सफल परीक्षण और भारत की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन, ये हमारे प्रमुख उद्देश्य हैं निसार को भेजने के। तो ये नासा और इसरो का एक जॉइंट वेंचर रहा। 2024 में हमने इसे भेजा है। ये प्लान्ड भी था और हमने इसे भेज भी दिया है 2024 में। 3 सालों के लिए यह ड्यूरेशन का मिशन है। मिशन का टाइप है पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करना, यानी आकलन करना। और यहाँ से हम पृथ्वी पर बेहतर तरीके से निगरानी रखेंगे। और अगर मैं आपको सीधी बात पर कहूँ कि ये आज तक का दुनिया का सबसे बेहतरीन रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। इससे बेहतर अभी तक किसी ने नहीं बनाया। तो वर्ल्ड्स बेस्ट है ये, इसलिए निसार का महत्व बहुत ज्यादा है। अगले पर आते हैं। चंद्रयान 1 वैसे तो पुराना हो चुका, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि भारत के सबसे पहले सफल मिशनों में से एक। 2008 में हमने प्रक्षेपित किया था। चंद्रमा पर जल के अणुओं की खोज की पुष्टि पहली बार इसी ने की थी, आपको मालूम है, हमने चर्चा की है। और भारत की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक, क्योंकि ये भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन था जो सफलतापूर्वक हमने पूरा किया था। यहाँ पर भी हमने एक कैमरा चंद्रमा के बाहर छोड़ा था और वहां से हम चंद्रमा की तस्वीरें खींच रहे थे और आकलन कर रहे थे कि इस सतह पर क्या क्या उपलब्ध है। अगले पे आते हैं नासा के प्रमुख मिशन पर। नासा इस समय ही हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो नासा बहुत सारे मिशन करता है, लेकिन ऐसा कोई मिशन जिसका कारण भारत बनता हो तो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं चंद्रमा पर वैसे तो नासा कई बार अपने वैज्ञानिकों को उतार चुका है अपोलो श्रृंखला के तहत, लेकिन भारत जब साउथ पोल पर गया तो ये एक नई बहस छेड़ देता है और नासा फिर चाहता है अपनी उपलब्धियां गिनाना। और इसलिए नासा ने आर्टेमिस नाम की एक मिशन की सीरीज को प्रारंभ किया है, जिसमें फिर से उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर इंसानों को उतारना रहेगा। ठीक है, नजदीकी समय में आर्टेमिस 2 किया गया है। तो आर्टेमिस के पहले भाग में कैमरा छोड़ा गया चंद्रमा के बाहर। आर्टेमिस 2 जो अभी नजदीकी समय में इसी साल अप्रैल में किया गया, और उसके तहत हमने कुछ इंसानों को भेजा, यानी नासा ने भेजा और चंद्रमा का एक चक्कर काट करके वापस आए। अब आर्टेमिस 3 में सतह पर उतारने के प्रयास होंगे। नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1959 में हुई, अमेरिका की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। वॉशिंगटन डीसी में इसका अपना मुख्यालय है।
अगर हम इसके अपोलो मिशन की बात करें, जो कि हमेशा से फेमस रहा है, अपोलो 11 तो खास करके, अपोलो कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 1961 से लेकर 1972 के बीच हुई थी। इसमें ये संचालित हुआ। अपोलो 11 जिसने इतिहास बनाया, 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग कराई गई, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन इन दो लोगों ने सतह पर कदम रखा था। मानव इतिहास की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अंतरिक्ष उपलब्धियों में से एक है और एक छोटा कदम मनुष्य के लिए, लेकिन मानवता के लिए बड़ी छलांग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब इन्होंने जैसे ही सतह पर पैर रखा था, तो इन्होंने यही पहला स्टेटमेंट कहा था कि अ स्मॉल स्टेप बाय अ ह्यूमन बट अ जेंट लैप बाय ह्यूमैनिटी फॉर ह्यूमैनिटी। यानी एक छोटा कदम मनुष्य के लिए, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ा छलांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। ये अपोलो मिशन है। आप जानते हैं चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ और ये हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग भाई साहब खड़े हुए हैं। सोचिए कैसा ही एहसास रहा होगा यहां से खड़े होकर अपने घर को तलाशना, जो कि घर नहीं सिर्फ एक ग्रह भी है। ये हमारा अपना मिशन था और यहीं पर यह लाइन बोली गई थी कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जेंट लीप फॉर मैनकाइंड। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत ही खास मिशन। प्रमुख बातें याद रखना है। यह पहला इंसानों का मिशन था मून के लिए। 16 जुलाई 1969 को भेजा गया था। इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि कमांडर थे, बज एल्ड्रिन जो कि लूनार मॉड्यूल के पायलट थे, और मिशेल कॉलिंस कमांडर मॉड्यूल पायलट थे। ये 3 लोग गए थे। मिशेल वहां पर उतरे नहीं थे, ये अंदर ही बैठे थे। ये 2 लोग उतरे थे। मिशन ऑपरेशन 8 दिन 3 घंटे 18 मिनट 35 सेकंड का था। मून की जो लैंडिंग हुई थी वो 20 ऑफ जुलाई 1969 को हुई थी, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये यहां पर खास बातें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये बड़ा ही खास मिशन है नासा का, जिसे नाम दिया जाता है वाइजर मिशन। वैसे तो काफी समय हो चुका है। इसमें हमने 2 उपग्रह भेजे हैं, वाइजर 1 और वाइजर 2, 1977 में। पृथ्वी यहां पर है दाईं ओर और बाईं ओर, 2 विपरीत दिशाओं में हमने 2 उपग्रह भेजे हैं। एक का नाम है वाइजर 1, एक का नाम है वाइजर 2। ये 2 मिशन इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि ये अनंत काल तक चलते रहेंगे और ये धीरे धीरे हमारे सोलर सिस्टम को पार करेंगे, फिर हमारे गैलेक्सी के बाहर जाएंगे और गहरे अंतरिक्ष में जाकर कहीं और जीवन की तलाश करेंगे। हमें कभी पता नहीं चलेगा कि ये कहां पहुंचा, लेकिन अगर कोई दूसरी सिविलाइजेशन इस दुनिया में या ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती होगी, तो वो इसे प्राप्त करेंगे और इस सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। यही हमारा उद्देश्य था। यह मानव के द्वारा निर्मित सबसे दूर स्थित अंतरिक्ष यान है। क्या उपलब्धियां हैं? हमने बृहस्पति, शनि ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, क्योंकि ये सबको क्रॉस करते हुए सोलर सिस्टम में बाहर गया। और अंतर तारकीय अंतरिक्ष यानी इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी सबसे दूरस्थ स्थानों पर। सौर मंडल की सीमाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण, क्योंकि ये सौर मंडल को पार करके आगे जा चुका है। आज की स्थिति यही है कि इसने हमारे सौर मंडल को पार कर लिया है। आगे देखते हैं। ये आपका वाइजर मिशन था। इस प्रकार से कुछ वाइजर हमने बनाया है और इसे भेजा गया है। आगे देखते हैं हम लोग। तो मार्स रोवर मिशन, यहां पर रोवर शब्द का मतलब होता है एक पहिए वाली गाड़ी जो कि सतह पर चले, और इस बार मून पर नहीं बल्कि मार्स पर। तो अमेरिका ने ऐसा किया। यहां पर सबसे पहला नाम आता है सोजो यूरनर का, स्पिरिट का, अपॉर्चुनिटी का, क्यूरियोसिटी का और परजिवरेंस का। इनमें ये दोनों मिशन लेटेस्ट में बड़े ही खास रहे हैं, लेकिन हैं तो ये कई सारे। इन दोनों से प्राप्त डेटा बहुत ही शानदार रहा और हमने मार्स की हजारों तस्वीरें खींची हैं और मार्स के बारे में बहुत कुछ जाना है। तो क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस बड़े ही फेमस मिशन के तौर पर उभर कर आए हैं मार्स रोवर मिशन में। और ऐसे ही क्या उद्देश्य है इन सभी का? तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करना, मिट्टी और चट्टानों और वातावरण का विश्लेषण करना, और भविष्य के मानव मंगल मिशनों की आधारशिला। क्योंकि जैसे चंद्रमा पर रोवर भेजने के बाद इंसान उतारे गए, वैसे ही अमेरिका का प्रयास है मार्स की सतह पर भी किसी इंसान को लैंड कराना। तो आगे भविष्य में ऐसा किया जा सकता है योजनाओं में। यह है हमारा मार्स रोवर। तो ये आपके रोवर्स हैं जो खड़े हुए हैं। लिखा हुआ है आपका, ये वाला हमने पहले भेजा था पुराना। नासा का पहला रोवर ऑन मार्स 1997 में भेजा गया था, जिसका नाम है सोजो यूरनर। इसके बाद हमने स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी को 2004 में उतारा। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कार्य करके आया। और अगला हम भेजते हैं 2012 में, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी।
आप देख रहे हैं संरचना के तौर पर कि तकनीक बेहतर हुई है, बेहतर बनाया गया। इसने मार्स पर हैबिटेबिलिटी और क्लाइमेट यानी कि मार्स के अंदर इंसानों के रहने की संभावना और वहां के वायुमंडल और वातावरण का अध्ययन किया है। और इसके बाद 2020 में हमने सैंपल इकट्ठा किए हैं वहां के रॉक्स के, किसकी मदद से? परसेवरेंस की मदद से। तो याद रखना है किसका मिशन कैसा था। इनको फोटो खींचना था, इनको फोटो खींचना था, लेकिन इसका कार्य था मौसम का अध्ययन करना और इंसानों के रहने की संभावना की तलाश। और इसके तहत हमने सैंपल पर काम किया। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा कि किसका उद्देश्य क्या था, किसमें क्या किया गया। तो ये हमारे कुछ प्रमुख भाग थे मार्स रोवर मिशन के तहत। अगला हमारे सामने जो रिसेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अपोलो मिशन के तहत कई बार इंसान चांद पर उतरे। चांद से इंटरेस्ट खत्म हो गया अमेरिका का, उन्होंने इसे छोड़ दिया। लेकिन दोबारा से जब भारत ने नई उपलब्धि हासिल करी और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना, तो अमेरिका फिर से उसी बात को दोहराना चाहता है कि आज भी वही सुप्रीम है। और यही वजह है आर्टेमिस प्रोग्राम। चंद्रमा पर मानव की पुनः वापसी के लिए नासा का कार्यक्रम है। आर्टेमिस 1 को 2022 में भेजा गया था, जो कि मानव रहित एक परीक्षण का मिशन, कैमरे को बाहर छोड़ना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना, भविष्य में मंगल मिशनों की तैयारी करना। और 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम यही है, क्योंकि दोबारा इंसान उतरेंगे चंद्रमा की सतह पर। अगला है आपका पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब 2018 में इसे भेजा गया था। सूर्य के सबसे निकट पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान है। आज तक का सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने वाला यान है। सूर्य की कोरोना, सौर पवन यानी विंड का अध्ययन और स्पेस के वेदर का अध्ययन। हमने आदित्य L1 भी इसी के बाद भेजा है, जो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे डेडिकेटेड मिशन रहा है। तो ये सूर्य के अध्ययन के लिए सबसे नजदीक भेजा गया यान है। अगली बात करेंगे जिसका नाम है जूनो मिशन। बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन रहा है। 2011 में बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला मिशन था ये, जूनो मिशन भी किया गया। बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र, आंतरिक संरचना की नई जानकारी और गैसीय ग्रहों की उत्पत्ति में सबसे ज्यादा समझने में सहायक उपग्रह रहा है, जिसका नाम है जूनो मिशन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन के रूप में ये उपलब्धि हासिल हुई है नासा को। अगला हमारे सामने आता है जिसको हम कहते हैं न्यू हॉरिजॉन मिशन। न्यू हॉरिजॉन मिशन 2006 में इसे भेजा गया। ये 2015 में प्लूटो के निकट से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। प्लूटो ग्रह का अध्ययन हमने इसके द्वारा किया, यानी नासा ने इसके लिए किया। प्लूटो की विस्तृत तस्वीरें हमने खींची और भूगर्भीय जानकारी प्रदान की गई, यानी उसके आंतरिक वातावरण के बारे में अध्ययन। बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट के अध्ययन में महत्वपूर्ण। ड्वार्फ प्लैनेट आप जानते हैं कौन से प्लैनेट होते हैं? जिनका आकार छोटा होता है, जो अपने विकास क्रम में पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाए हैं, यानी कि उनके अंदर आंतरिक परिवर्तन और वायुमंडल परिवर्तन इतना बेहतर नहीं हो पाया, तो उसे हम कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। तो इनके अध्ययन में हमारा न्यू हॉरिजॉन मिशन बड़ा काम का है। नासा ने इसे 19 जनवरी 2006 को भेजा था फ्लोरिडा से। इसका ऑब्जेक्टिव था प्लूटो का अध्ययन करना, और प्लूटो का अध्ययन करना और उसकी तस्वीरें खींचना। और ये प्लैनेटरी फ्लाई बाई था, यानी कि उपग्रह के आसपास से उड़ करके वापस आना है, यानी कि इसको इसके चारों ओर कैमरे के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मिशन रहा है। तो न्यू हॉरिजॉन मिशन नासा का भी आप याद रखेंगे। और यहाँ से हमारे अमेरिका के और भारत के जो प्रमुख मिशन हैं, खासकर करंट अफेयर्स के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। आजकल नासा के मिशन इसलिए भी फेमस हो गए हैं क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे शुरुआती समय अमेरिका ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन अब अन्य देश और भारत भी अगली अगली उपलब्धियां हासिल करते हुए नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो तुलना होने लगती है, और जब तुलना होती है तो यूपीएससी एक स्टेटमेंट देता है भारत के परिदृश्य में और एक स्टेटमेंट देता है वैश्विक स्तर पर भारत की उपलब्धियों के लेवल पर। क्योंकि आप जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर हमारी क्या रेपुटेशन है, इस पर भी सवाल बनते आए हैं। और यही वजह है कि कई बार ये सारे मिशन हम छोड़ देते हैं और हमें यूपीएससी के प्रश्न में एक लाइन मिल जाती है जो पूरे सवाल को समझने में कठिनाई उत्पन्न करती है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये बात कि हम अपने इंडिया के करंट अफेयर्स के साथ वैश्विक स्तर पर हुए कुछ खास मिशन को भी याद रखें। इस वीडियो के माध्यम से हमने स्पेस के अंतर्गत होने वाले सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर चर्चा कर ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार से
आज हम लोग इस वीडियो का अंत यहीं पर करेंगे, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारी इस प्रज्ञान सीरीज में, जिसमें हम बहुत सारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के टॉपिक पर बात करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स की बेहतर समझ के लिए साथ बने रहें दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।